नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है कि इसमें हम जीवाणु खाद यानी कि जैव उर्वरक और बायो फर्टिलाइजर के बारे में बताने वाले हैं कि बायो फर्टिलाइजर आखिर होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे अपनी जो फसल में यूज कर सकते हैं, क्या इनके फायदे होंगे, इस वीडियो हम देखेंगे। दोस्तों जीवाणु खाद कुछ लाभदायक जीवाणुओं के उत्पाद होते हैं जिनको मिट्टी या बीज के साथ प्रयोग करके हम मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और उसमें जो पोषक तत्व कमी होती है उसको भी पूरा कर सकते हैं। इससे हमारी जो फसल है वो भी अच्छी होती है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पूरी तरह से नेचुरल होते हैं, जिनकी वजह से किसी भी इंसान, पशुओं या फिर मिट्टी में से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। तो अगर हम सिंपल या फिर सरल तरीके से इस बात को समझे तो जीवाणु खाद या फिर जैव उर्वरक वो पहले हमारे ज़मीनों में भरपूर मात्रा में पाए जाते थे प्राकृतिक रूप से, लेकिन जैसे जैसे हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध यूज कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन पर इफेक्ट हो रहा है। तो इनकी पॉपुलेशन जो है बहुत जल्दी से कम होती जा रही है हमारी ज़मीन में। तो इनकी पॉपुलेशन को दोबारा बढ़ाने के लिए हमें आर्टिफिशियली बाहर से कल्चर या फिर टीके लेके आने होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। तो जीवाणु खाद होते हैं वो काफ़ी टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन की आपूर्ति करने वाला जीवाणु खाद भी होते हैं, फॉस्फोरस के लिए भी, जिंक के लिए भी और बहुत सारे पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आमतौर पर हम जो भी फसलें उगाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन से बायो फर्टिलाइजर्स हैं जो कि यूरिया की आपूर्ति कर देते हैं हमारी सॉइल में। तो सबसे पहले उसमें नाम आता है राइजोबियम का। देखिए राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि आपकी दलहनी या फिर तिलहनी फसल जैसे कि आपकी चना, अरहर, मूंगफली और भी बहुत सारे दालें हैं उनमें पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, आपकी जो प्लांट के यानी कि पौधे की जड़ें होती है वहाँ पे जाके नोडुल्स बना लेता है। नोडुल यानी कि वहाँ पे जाके गांठें बना लेता है। उन गांठों में बैक्टीरिया रहता है और ये पौधे से जो है एनर्जी लेता रहता है, यानी पौधे से ऊर्जा लेता रहता है और उसके बदले में पौधे को ये जो आपकी सोइल में वेस्ट नाइट्रोजन होती है जिसको प्लांट सीधा अपटेक या यूज नहीं कर पाता और हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को देता है ताकि उसको प्लांट है उसको यूज कर पाए। तो देखिए जितनी आपकी फसल में गांठें बढ़ेगी यानी कि आपकी दलहनी फसलों में जितनी ज़्यादा गांठें बढ़ेगी उतना ही आपके सोइल के अंदर जो है अच्छी मात्रा में राइजोबियम प्रेजेंट है। तो अगर आपकी फसल में ज़्यादा गांठें तो आपके पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कम गांठें तो उनका स्वास्थ्य जो है कम रहता है, उनको यूरिया की आपूर्ति जो है कम होती है। अगर हम अपने दलहनी फसलों में राइजोबियम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, फिर कल्चर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो है 50% तक यूरिया कमी को ये पूरा कर देता है। यानी कि हमको नाइट्रोजन जो हम डालते हैं, जो हम नॉर्मल सिचुएशन में डालते हैं उसको हम आधी मात्रा में जो है डालना पड़ेगा राइजोबियम कल्चर को यूज करने के बाद। अब देखिए जो राइजोबियम होता है वो हर फसल के लिए अलग अलग टाइप का होता है। जैसे आप अगर चना उगा रहे हो तो उसके लिए अलग टाइप का राइजोबियम आपको बाजार में मिलता है, तो अगर आप मूंगफली उगा रहे हो तो आपको अलग राइजोबियम लेना होता है। इसलिए आप पहले अपने क्रॉप डिसाइड करें, उसके बाद आप मार्केट से जो लेके क्रॉप के हिसाब से जो है राइजोबियम लेके आए। दूसरा बायो फर्टिलाइजर जो कि नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है आपकी सॉइल में वो है एज़ोटोबैक्टर। तो देखिए एज़ोटोबैक्टर को हम गैर दलहनी यानी कि कोई भी फसल जो कि दलहनी को छोड़कर किसी भी आप फसल में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी सरसों है, कपास है। तो ये क्या करता है, ये भी मिट्टी में रहता है लेकिन ये राइजोबियम की तरह गांठें नहीं बनाता, बल्कि ये जो है फ्रीली सॉइल में रहता है यानी कि मुक्त रूप से रहता है। इसका प्लांट से कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन फिर भी जो है सॉइल में जो है नाइट्रोजन की आपूर्ति करता रहता है और सॉइल से आपके प्लांट जो नाइट्रोजन को खींच सकते हैं। तो जो तीसरे स्थान पर बायो फर्टिलाइजर आता है उसका नाम है एजोस्पाइरिलम। इसका इस्तेमाल हम मोटे अनाज वाली फसलें तथा जो हमारी फोडर यानी कि चारे वाली फसलें होती हैं जिनको हम पशुओं के लिए यूज करते हैं वहाँ पर करते हैं। तो आप इस कल्चर को जैसे मक्का है, बाजरा, ज्वार, आप इन फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी सेम फंक्शन होता है कि मिट्टी में जितना भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो हमारे प्लांट नहीं उठा सकते उसको उठा के प्लांट्स को सप्लाई करता है। तो फोर्थ नंबर पर जो जैव उर्वरक आता है उसका नाम है एज़ोटोबैक्टर। देखिए एज़ोटोबैक्टर से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम गन्ने वाली फसल के लिए करते हैं। तो ये जीवाणु क्या करता है कि जो आपकी गन्ने की जड़ें होती हैं उन जड़ों के आसपास फैल जाता है और जितनी भी आपकी ज़मीन में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको एक जगह पे इकट्ठा करके हमारी जो गन्ने की जड़ें हैं उनको सप्लाई कर देता है। तो इसको हम पर्टिकुलरली जो आपकी गन्ने वाली शुगरकेन की जो क्रॉप होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो एज़ोटोबैक्टर है उसको हम गैर दलहनी यानी कि सरसों, कपास, सब्जियां में यूज़ करते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए हम बीजी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है उसको भी यूज करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर आपकी धान वाली क्रॉप के यानी कि आपकी जो पैडी या फिर चावल की जो फसल होती है उसमें यूज किया जाता है।
इसको बीजे को हम उस किसी भी फसल में यूज कर सकते हैं जिनमें कि हमको पानी जो ठहरा के रखना पड़ता है, जिनमें पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक प्रकाश संश्लेषण वाली प्रक्रिया बनती है, इसमें कि पोषक तत्वों का निर्माण करता है हमारी जो धूप की ऊर्जा है उसको लेके, और फिर इसको फसल को प्रोवाइड कर देता है। देखिए दोस्तों, इसका फ़ायदा हमारे पोषक तत्वों के अलावा जो वीड कंट्रोल है उसमें भी होता है। तो नाइट्रोजन आपूर्ति वाली कड़ी में सबसे अंतिम हमारा अजोला। तो अजोला जो होता है जैव उर्वरक ही होता है, लेकिन इसको हम फसलों में कम लेकिन लाइव स्टॉक्स को फीड करवाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो इसका उत्पाद होता है लास्ट में वो हमारे पशुओं के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। तो अब इसको एज ए लाइव स्टॉक फीड जो है यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे जैव उर्वरक के बारे में जिनको कि हम फास्फोरस की आपूर्ति के लिए डालते हैं। तो दोस्तों फास्फोरस की हम जनरली आपूर्ति के लिए DAP, SSP जैसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं, लेकिन अगर हम इन जैव उर्वरक को अपने खेतों में यूज करते हैं तो जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी लागत काफ़ी कम हो जाती है, उनको काफ़ी कम यूज करना पड़ता है हमको हमारे खेत में। तो फास्फोरस की आपूर्ति के लिए पहला बायो फर्टिलाइजर PSB, जिसको हम फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो आपका फास्फोरस होता है उसका बहुत बड़ा भाग आपका जो सोइल है उसमें ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि वो अघुलनशील अवस्था में होता है। तो ये जो जैव उर्वरक होता है वो उस अघुलनशील को घुलनशील अवस्था में चेंज करके आपकी फसलों को पहुंचाता है। तो जिससे कि आपको फास्फोरस है उसका बहुत कम यूज करना पड़ता है आपके खेतों में। तो इस PSB का यूज आप सभी प्रकार की फसलों में जो फास्फोरस की आपूर्ति के लिए आप कर सकते हो। तो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जैव उर्वरक आपका वैम, जिसको कि माइक्रोराइजा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये एक तरह की फंगस यानी कि फफूंद होती है जो कि मिट्टी में फैलती है। तो जहाँ तक आपकी क्रॉप की जड़ें जाती है वहाँ तक तो आपकी जो प्लांट्स है उसकी जड़ें अपटेक कर लेती है न्यूट्रिएंट्स को, लेकिन उसके बाद जो पूरी ज़मीन है उसमें फंगस फैल जाती है और फास्फोरस को इकट्ठा करके एक स्थान पे हमारी फसल को प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों फास्फोरस और नाइट्रोजन के अलावा आजकल जो हमारे पास जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी मार्केट में अवेलेबल है। पोटास और सल्फर के लिए हमारे पास जो है जीवाणु खाद वो भी हमको मार्केट में मिल जाते हैं। तो आज हमारे पास काफ़ी विकल्प मौजूद है मार्केट में जिसको हम अपने फसलों में यूज करके जो हम एडिशनल से फर्टिलाइजर से पेस्टिसाइड डालते हैं उनको उपयोग को बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीड ट्रीटमेंट। तो दोस्तों जो आपके बीज होते हैं इसको हम बीज उपचार के नाम से भी जानते हैं। तो आपके जो जैव उर्वरक आते हैं वो दो फॉर्म्स में, दो अवस्था में आते हैं। एक होता है आपका पाउडर और दूसरा होता है आपका तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में। तो जो आपका पाउडर फॉर्म में आपका जो जैव उर्वरक आता है उसको पहले हमें आपके पानी में जो मल्टीप्लाई करना होता है, बढ़ाना होता है, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको किसी बर्तन में जो 1 लीटर पानी ले लेना है, उसमें 50 ग्राम आप कोई भी गुड़ ले सकते हो। तो गुड़ को डाल के उसको आपको उबालना होता है। तो जब आप उसमें अच्छे से उबाल आके जो गुड़ है वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाता है, उसके बाद आपको उसको स्टोव से नीचे उतार देना, उसको ठंडा होने के लिए रखना है। जब वो अच्छे से पूरी तरह से ठंडा हो जाए फिर आप उसमें जो भी आप जीवाणु खाद यूज करना चाहते हैं उसका पैकेट ले और उसमें डाल के उसके बाद उसका घोल बना ले। उसके बाद आपको जितने भी बीजों पर उसको यूज करना है उन बीजों के ऊपर से लिक्विड को जो हमने पानी वाला घोल बनाया है उसको उस पर छिड़क के अच्छे से और मिक्स करके फिर आप अपने खेत में जो उन बीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं हमारे बायो फर्टिलाइजर्स उनको हमें सीधा पानी में मिलाकर फिर बीज को उनको भिगोकर और फिर हम उसको जो बीज है उनको यूज कर सकते हैं अपने खेतों में। तो ज़्यादातर हमको जो जैव उर्वरक मिलता है लिक्विड फॉर्म में वो हमको 50 ml की जो एक छोटी सी बोतल मिलती है वो हम 1 एकड़ के लिए हमारे फसलों में यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि हम बीजों के साथ इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो हमारी नर्सरी होती है, जो हमारी पौध होती है, उसके साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आपको जो है घोल बना के रख लेना होता है जो आपके जैव उर्वरक का, और जो भी हमारी नर्सरी जो हमारी पौध है उसको लेके आए, उसको जड़ों की तरफ से जो उस घोल में है 20-25 मिनट के लिए आपको रख देना। उसके बाद उसको निकाल के आप अपने खेतों में उसकी रोपाई कर सकते हो। तीसरा जो तरीका होता है हम इसको जो है सीधा मिट्टी में प्रयोग कर सकते हो। तो उसके लिए हमको जो भी हमारे पास जैव उर्वरक होता है उसको हम खाद के साथ मिलाकर अपने खेतों में डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पूरे खेतों में फैल जाता है, लेकिन इससे हमें जो जैव उर्वरक उसकी मात्रा हमें ज़्यादा लेनी पड़ती है एज कम्पेयर टू जितना हमने सीड ट्रीटमेंट में या फिर नर्सरी के टाइम पे लिया। तो दोस्तों आप सीड ट्रीटमेंट को FIR विधि के द्वारा भी कर सकते हो। ये जहाँ पे F आपका फंगीसाइड के लिए होता है जो आपके फफूंद के लिए जो हम नाशक डालते हैं उसके लिए, I इंसेक्टिसाइड के लिए होता है जो हमारे कीटों से बचाने के लिए, और R होता है हमारा जीवाणु खाद के लिए।
तो आप एक से ज़्यादा बीजोपचार भी अपनी फसल का कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होता है कि अगर आप एक जैव उर्वरक से ट्रीट कर रहे हो तो अगले जैव उर्वरक से ट्रीट करने से पहले या फिर किसी भी दूसरे उत्पाद से ट्रीट करने से पहले आपको जो है 1 घंटे का उनके बीच में अंतराल यानी कि टाइम दे देना चाहिए, उसके बाद उसको करना चाहिए। तो दोस्तों जो भी जैव उर्वरक और जैविक खाद होते हैं बहुत ही सस्ते स्रोत होते हैं पौधे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने के लिए। दोस्तों इससे हम जो अपनी खेती है उसमें लगने वाली लागत को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमको जो बाहर से फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स डालने होते हैं वो बहुत ही कम डालने होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लागत भी कम हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब